गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश सर टारगेट अश्विनी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पॉलिटी की आज दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। पहली वीडियो आपने देखी होगी, एक अलग ही तरीके से मैंने कोशिश की है और जितने भी पॉलिटी क्या हर सब्जेक्ट की वीडियो आपके पास आने वाले समय में इसी तरीके से आती रहेगी। क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन के जो आंसर के अलावा बाकी 3 ऑप्शंस होंगे वो भी आपके क्लेरिफाइड होंगे। अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा उस तरीके से। तो अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। वही वाली बात, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो आप इतना करिए, और जो हम कर सकते हैं वो हम कर ही रहे आप लोगों के लिए। ठीक है, मेहनत करते रहिए और लगन जी मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की वीडियो में स्टार्ट करता हूं। ठीक है, और पॉलिटी की ही दूसरी वीडियो है। क्वेश्चंस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813। ठीक है भाई, अब इनका जो आपका जवाब है, सबसे पहले 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और किस एक्ट के तहत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और इस सर्वोच्च न्यायालय में आप जानते हो 4 न्यायाधीश थे। 4 न्यायाधीश, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का नाम आप जानते हो। पूछेगा 3 अन्य न्यायाधीश कौन से थे? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश। और इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश थे, अन्य का भी आप जानते हो। एक तो चैम्बर्स, हाइड और लिमिंस्टर। ये 3 न्यायाधीश इस सुप्रीम कोर्ट में थे। 1773 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसका नाम नियामक अधिनियम। पहला इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया था। आप जानते हो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में स्थापना हुई थी। 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 1774 में ही आपका क्या हुआ था? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसमें 4 न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम ये और 3 अन्य न्यायाधीशों का नाम ये था। अब देखिए, इसी एक्ट के द्वारा आप जानते हो गुप्त समिति, सेक्रेट समिति की समिति पर यह एक्ट आया था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था इसी अधिनियम के तहत। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। इसमें क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों के बीच में कामों का विभाजन कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो व्यापारिक मामलों के लिए था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नियंत्रण बोर्ड था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये क्वेश्चन जितने भी है सारे आपके किसी ना किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। बस केवल कोशिश, रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मेहनत से क्वेश्चन को पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और मेहनत करिए। आप यकीन मानिए, सवाल आपका 100%, जिस भी सब्जेक्ट को कराऊंगा वो क्वेश्चन आपका 100% मिलेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में कामों का विभाजन कर दिया गया था। अब देखिए भाई,
अगला है चार्टर एक्ट 1793 में इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को जो वेतन भारतीय राजस्व से देने की बात आई थी। चार्टर एक्ट 1793 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों कर्मचारियों को जो वेतन देने की बात आई थी वो भारतीय राजस्व से देने की बात आई थी। अब चार्टर एक्ट 1813 इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था, केवल पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। इस अधिनियम के तहत ही भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च, यह सवाल एग्जाम में एसएससी में आया है कि 1 लाख रुपए खर्च कौन से अधिनियम में? चार्टर एक्ट 1813 के एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च और ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति दी गई। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो उसका जवाब के अलावा बाकी 3 ऑप्शन उसी टाइम एक्सप्लेन कर लो, पढ़ लो, तो आपको पढ़ाई में आसानी रहेगी। और मेरा तरीका यही है, उन स्टूडेंट्स को पसंद आएगा जो पढ़ना चाहते हैं मन लगाकर, कम समय में सवाल कैसे। देखिए लाने को तो 20 सवाल में ले आओ, इसका ये उसका हो गया उसका हो गया, उससे देखो मेरी खुद की आत्मा गवाही नहीं देती। उस तरीकों को अपनाने की टाइम आपका खराब हो और आपको मिले कुछ ना। मैं इसलिए नया तरीका इसलिए लेके आया हूं कि इस तरह के क्वेश्चन कराने से एक तो आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की, इस पॉलिटी में जो भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आएगा वो क्लियर आपका इस तरीके से, और मैं शुरू से लेके चला हूं अभी। तो हर वीडियो देखिए, पूरा देखिए, लाइक और शेयर करिए। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया? अभी मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपसे कहूं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम, आपको पता है वो व्यक्ति, वो गवर्नर जनरल जिसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था, आप जानते हो उसका नाम है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक 1828 में इसने सती प्रथा समाप्त की थी भारत में। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और यही व्यक्ति 1833 में क्या बना था? भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। भारत का पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल। अभी ये बंगाल का था अंतिम गवर्नर जनरल, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा? 1833 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल। क्लियर? अब इसके बाद देखिए, फिर वही बात है, कह रहा हूं 1853 के एक्ट में क्या हुआ था? आईसीएस की परीक्षा, आईसीएस की परीक्षा जो 1853 में होने की बात थी, लंदन में हुई थी। प्रतियोगिता परीक्षा मतलब कहने का सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत, प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत के आधार पर चयन होने लगा। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन होने लगा। 1855 में शुरुआत, पहली बार परीक्षा हुई थी लंदन में। अगला है 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम में आप जानते हो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो बना आप जानते हो, कैनिंग क्या था? भारत का पहला वायसराय, पहला वायसराय। देखिए वायसराय और गवर्नर जनरल
दोनों एक ही व्यक्ति होते थे। जब ये भारतीय प्रांतों का काम संभालता था तो गवर्नर जनरल कहलाता था, और जब भारत में किसी देशी राज्य के राजा महाराजा से मिलता था, देशी रियासत के किसी राजा से मिलता था, तो ये कहलाता था वायसराय, यानी इसको बोलेंगे आप ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधि, ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधि। क्लियर? तो कैनिंग ही था 1858 में। क्लियर? अब इसके अलावा मुगल पद समाप्त कर दिए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी समाप्त कर दिए गए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला है ऑप्शन इसमें 1861 का। इसमें आप जानते हो अध्यादेश, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कौन से अधिनियम में? 1861 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को अध्यादेश, जैसे आप आज जानते हो राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति इस अधिनियम के द्वारा दे दी गई। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में पूछा गया है। 1861 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई, और गवर्नर जनरल उस टाइम आप जानते हो कौन था? कैनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फूट डालो डिवाइड एंड रूल की नीति किस अधिनियम के तहत लाई गई? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1947 का अधिनियम। आपका जवाब है 1909 का अधिनियम। इस अधिनियम में आप जानते हो फूट डालो और शासन करो की नीति, आप जानते हो गवर्नर जनरल कौन था? देखिए यहां पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री ये दोनों सब्जेक्ट एक साथ है। यहां पर आपको गवर्नर जनरल हिस्ट्री में भी है और ये पॉलिटी के अंदर भी है, क्योंकि हमारा जो संविधान बनाया गया वो किस तरीके से कौन कौन से एक्ट अधिनियम लेके आए गए उनके आधार पर बनाया गया। गवर्नर जनरल आप जानते हो उस समय मिंटो सेकंड था, और आप इस अधिनियम को एक नाम और से जानते हैं, मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। देखिए फूट डालो और शासन करो की नीति क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन, जो कम्युनल इलेक्शन था वो क्या था? देखिए मुस्लिम उम्मीदवार को मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकता है। जो आपका मुस्लिम उम्मीदवार होगा, मुस्लिम उम्मीदवार को मुस्लिम मतदाता ही वोट करेगा। और तो भैया फिर हारने का तो मतलब ही नहीं है। मुस्लिम उम्मीदवार को मुस्लिम मतदाता ही वोट करेगा। क्लियर? तो ये था आपका फूट डालो और शासन करो की नीति इस अधिनियम के तहत। अब देखिए 1819 का अधिनियम, इसी अधिनियम के तहत महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार, इसी अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन जो 1926 में हुआ, ठीक है, ली कमीशन की सिफारिश पर। इसी अधिनियम के तहत आपका प्रांतों में द्वैत शासन, क्या है? प्रांतों में द्वैत शासन। अब देखिए प्रांतों में द्वैत शासन क्या?
देखिए, अब प्रांतों में द्वैत शासन होता क्या है, ये देखिएगा। प्रांतों में द्वैत शासन बोला जाता है जब दो शासक सत्ता का एक साथ, जब दो शासक सत्ता का एक साथ संचालन करते हैं, एक साथ क्या करते हैं, संचालन करते हैं। अब देखिए, जैसा कहा जाए, अंग्रेजों ने, आपने एक बार द्वैत शासन 1765 में आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड क्लाइव लेकर आया था। वो क्या था, यानी राजस्व वसूल करने का अधिकार तो अंग्रेजों का था और प्रशासन करने का अधिकार किसको, नवाब के हाथ में था। तो ये मैंने लिखा है, जब दो शासक, जैसे भारतीय और अंग्रेज हो गए, तो प्रांतों में द्वैत शासन लेकर आए हैं, जो पावरफुल, जो चीजें उनके अपने हाथ में, जिस पर ज्यादा नियंत्रण रख सकते थे, यानी जो पावरफुल चीजें थी वो तो अपने हाथ में रखी, और जो वैसी चीजें थी वो भारतीयों को दे दी कि भैया ये तुम संभालो, ये हम करेंगे। जैसे मैंने बताया, जो इंपॉर्टेंट, जैसे प्रतिरक्षा का जो काम था, कानून व्यवस्था का, ये सब जो उनके हाथ में पावरफुल चीजें थी वो अपने लिए रखी, और शिक्षा पे हुआ, व्यवस्था का सुधारने का काम दे दिया भारतीयों के हाथ में। तो ये द्वैत शासन थी, और ये द्वैत शासन जो लेकर आया था, इसका मतलब इसकी शुरुआत करने वाला था भारत में लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस, इसने अपनी एक पुस्तक लिखी है। इस बुक में इसने द्वैत शासन के बारे में लिखा है, ठीक है। तो 1919 के अधिनियम में थे। 1935 का जो अधिनियम था, 1935 का जो अधिनियम था, भारतीय शासन अधिनियम, इसमें भारतीय संविधान में बहुत सारी बातें ली गई है। क्या ली गई है, बहुत सारी बातें ली गई है इस वाले अधिनियम में, ठीक है। अधिकतर बातें इसी अधिनियम से उठाई गई। और यहां पर प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में तो इस अधिनियम के तहत समाप्त हो गया, तो फिर यहां पर लेकर आए केंद्र में द्वैत शासन, वही सब जो मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। अब 1947 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बोलते हैं इसको, ये ब्रिटिश संसद में जो पेश हुआ, ब्रिटिश संसद में पेश, आप जानते हो ये 4 जुलाई को हुआ, 1947 को, 4 जुलाई 1947 को ये ब्रिटिश संसद में पेश हुआ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और पारित हो गया वहां से, पारित 14 दिन के बाद, यानी 18 जुलाई 1947 को ये पारित होकर अधिनियम बन गया। तो ये कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो आपके थे, और ज्यादातर क्वेश्चन आपके अधिनियम के, यानी आपके क्या, एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आता है। किस में से कौन सा क्वेश्चन उठा सकता है, वो उस पेपर वाले का जो बनाना है, वो सेट जो करता है, वो इस तरह का ऑप्शन करता है। और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जवाब ये, लेकिन मैं आपसे कहता हूं ये भी पढ़िए, ये भी पढ़िए, ये भी पढ़िए। वो पेपर में इसको दे देगा, इसको दे देगा, जैसा अगली बार सवाल बता देगा, प्रांतों में द्वैत शासन या लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के दौरान, महिलाओं को मतदान का अधिकार किस अधिनियम के तहत, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश कब, 4 जुलाई को आप जानते हो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, और 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इससे आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। कैबिनेट मिशन का सदस्य इनमें से कौन नहीं था, आप जानते हो कैबिनेट मिशन में सदस्य कितने, 3।
अब तीन में से कौन नहीं था? आप जानते हो स्टेफोर्ड क्रिप्स था, पैट्रिक लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर था। कौन नहीं था? क्लीमेंट एटली नहीं था। ठीक है, अब देखिए भाई, अगर इनमें से पूछे, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में किसका गठन हुआ? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी, संविधान सभा का गठन हुआ था। इसी की सिफारिश पर जो इलेक्शन वगैरह हुए थे वो इसी की सिफारिश पर हुए थे। 1946 में आया था, 3 सदस्य थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस ये इसका अध्यक्ष था। स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। ठीक है, और एबी अलेक्जेंडर, अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री था। क्या था? नौसेना मंत्री। ये जो क्लीमेंट एटली था, साइमन कमीशन के 7 सदस्यों में शामिल था। और आप जानते हो, जब भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था और ये आपका लेबर पार्टी से था। जब भारत आजाद हुआ, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था और लेबर पार्टी से था। ठीक है, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। मैंने कहा जितने भी मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं, सारे खुद मेहनत करके ऑप्शन खुद सेट किए हैं और उनको इस तरीके से बनाया है कि आपका क्वेश्चन का जवाब के अलावा बाकी 3 ऑप्शन में आपकी पूरी पॉलिटी कवर करा सकूं। देखिए, मेरा एक सिद्धांत, मेहनत मेहनत मेहनत। जब आप कठोर तप करोगे तब जाके कामयाबी मिलेगी। हल्की फुल्की मेहनत से कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए मैं ये तरीका लेके अपने आप को बदला सिर्फ इसलिए है कि इस चीज को आप समझ सको। यहां जितने भी सवाल है वो आपके एग्जाम बेस पे, और एग्जाम क्लियर बिना पढ़े नहीं हो सकता, बिना मेहनत के नहीं हो सकता। उसके लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा, बहुत मेहनत के साथ आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी पड़ेगी, इतनी आसानी के साथ नहीं। तो मेरी बात आपको बुरी लगती है कि सर हम पढ़ने के लिए कहते हैं, हम पढ़ते तो है। यार पढ़ता तो हर कोई है, सबका सिलेक्शन नहीं होता। पढ़ने का तरीका, मैं नहीं कह रहा कि मेरा तरीका बढ़िया है, मैं आपसे ये कहा कि ये क्वेश्चन जो मैंने आपको यहां दिए हैं, कैबिनेट 1940 में संविधान सभा का गठन हुआ, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एटली, ये इनको आप इस तरीके से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपके ज्यादा हो पाएंगे। ये आपके 10-15 क्वेश्चन नहीं, ये आपके कई सौ क्वेश्चन आपके, देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। नौसेना, भारत में नौसेना दिवस किस तारीख को, नौसेना की कितनी कमांड, इस तरीके से। एडमिरल कौन है वर्तमान में, पहला कौन था, ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी पेपर में, किसी भी पेपर में। प्रारूप समिति का अध्यक्ष, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। आपका पता है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? आपने बता दिया अंबेडकर। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन जिस तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 1947 को, प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, और प्रारूप समिति में सदस्य 7, साइमन कमीशन में भी सदस्य 7, कैबिनेट मिशन में सदस्य 3। 7 सदस्य साइमन कमीशन में कौन, किसकी मृत्यु हुई, किसकी जगह कौन आया, डीपी खेतान की जगह कौन आया, इसकी मृत्यु पर बीएल मित्रा की, तो बीएल मित्रा के स्थान पर कौन आया, कांग्रेस से एकमात्र प्रतिनिधि कौन था,
तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप करोगे तो इसका अध्यक्ष अंबेडकर हो गया। इसके अलावा के.एम. मुंशी कांग्रेस से एकमात्र प्रतिनिधि था। 7 सदस्य कौन कौन थे पूछ लेगा, इनमें से कौन नहीं था। अब देखिए, अब मैंने यहां पर आपको ऑप्शन लिखा है बी.एन. राव, इसका मतलब है बेनेगल नरसिंह राव। अब आप ये याद रखिएगा, ये क्या था, ये संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था। संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। अब बी.एन. राव, एक क्वेश्चन और यहां बता रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहला भारतीय जो था जज, वो बी.एन. राव ही था। ठीक है। अब राजेंद्र प्रसाद, आप जानते हो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किस तारीख को? 11 दिसंबर 1946 को बने। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940। क्लियर? तो आपके बाकी क्वेश्चन इजी है, लेकिन बाकी ये चीजें पॉलिटी के मैंने ऐड इस तरीके से मैंने आपके ऑप्शन सेट किए हैं कि वो उन चीजों के बारे में भी आपको बताया जा सके। जो आपसे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट तो नहीं बन सकते। हमारा संविधान आधारित है। अब देखिए भाई, 2 क्वेश्चन जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि हमारा संविधान किस पर आधारित है, उन्हें यही नहीं पता होती क्या क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमारा संविधान ऑप्शन में 2 कह रहा हूं, शक संवत पर आधारित है या विक्रम संवत पर आधारित है। देखिए, हमारा संविधान आधारित है विक्रम संवत पर। तो अगर विक्रम संवत 57 बीसी, कुछ किताबों में 58 बीसी है, 57 बीसी बिफोर क्राइस्ट, विक्रम संवत पर हमारा संविधान आधारित। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, शक संवत राष्ट्रीय पंचांग, शक संवत 78 एडी किसने चलाया? कनिष्क ने। कनिष्क किस वंश का शासक? कुषाण वंश का। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति कहां? कुंडलवन, कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन, कश्मीर में। किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में। उपाध्यक्ष असुघोष, जिसे भारत का मिल्टन कहते हैं। असुघोष की पुस्तक हरचरित्र या बुद्ध चरित्र? बुद्ध चरित्र। ठीक है। दरबार में कनिष्क। तो जितने क्वेश्चन, जैसे मैंने ये 2 आपके बताए, ये देखिए 2 क्वेश्चन। अब गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। हिजरी संवत आप जानते हो, इस्लाम, हजरत पैगंबर मोहम्मद कहां से? मक्का से मदीना, 622 एडी। मक्का से मदीना गए थे, हिजरी संवत की शुरुआत। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
इनमें से क्या अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया? यानी कहने का मतलब 3 बातें, सबसे जो बातें ली गई है अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में अधिकतर बातें अमेरिका के संविधान से ली गई है। किसी देश की बात अगर करें तो क्या नहीं लिया गया? आप जानते हो, मौलिक अधिकार लिए गए, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, नीति निर्देशक यानी आपके डीपी ये आपके डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। किसके संविधान से? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इन्हें आगे एक्सप्लेन करूंगा होते क्या है ये। देखिए, मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से भाग 3 में। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा और आर्टिकल आपका कितने से? 12 से लेकर आपका 35 तक। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब होता है कानूनों की दोबारा समीक्षा। कानूनों की समीक्षा अमेरिका के संविधान से 1791 में आया था, भारतीय संविधान में लिया गया है। कानूनों की समीक्षा हो सकती है और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर? अब नीति निर्देशक तत्व अमेरिका के संविधान से नहीं लिए गए। मौलिक अधिकार भी डिफाइन करूंगा आगे की क्लासों में। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यानी हमारे संविधान में जो अमेंडमेंट हो सकता है, आर्टिकल 368 पार्ट कितना? 20। और संशोधन करने की प्रक्रिया, संविधान, हमारा संविधान कैसा है? कठोर या लचीला? कठोर भी है और लचीला भी है, यानी मिश्रित संविधान हमारा है। और संशोधन कितनी विधि से हो सकता है? 3 विधि से। क्या संविधान संशोधन पे संयुक्त बैठक होती है? पिछली क्लास में मैंने बताया था संसद की संयुक्त बैठक नहीं होती। संविधान संशोधन विधेयक पे संसद की संयुक्त बैठक नहीं होती। तो लिया गया है एक किस देश के संविधान से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब देखिए, रूस के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियां ली गई है, रेसिड्यूल पावर्स कनाडा के संविधान से। और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति इत्यादि के वेतन के बारे में? राष्ट्रपति के और राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता, राज्यसभा के सभापति की हैसियत से वेतन दिया जाता है। किस अनुसूची में? आप जानते हो मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8, फिर हो गई 12, तो 12 अनुसूचियां है। तो 12 अनुसूची में क्या क्या विषय है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको काफी डिफाइन करके बता दिया था। तो इसका जवाब आपका है कौन सा? देखिए भाई, पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्य प्लस आज यूटी का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में आपके वेतन दिए गए हैं और तीसरी अनुसूची में आपकी विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली ओथ यानी शपथ है।
क्वेश्चन आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिला हुआ मिलेगा, रखा हुआ जो वहां पेपर में आ सकता है वो आपका मिलेगा। केवल बस दिमाग थोड़ा इधर उधर आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तीसरी अनुसूची, तो पांचवी अनुसूची में क्या है, एससी और एसटी, एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में पांचवी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, शेड्यूल्स है 12, मूल संविधान में थी 8, अब है 12। पहली में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में मैंने आपको बताया था राज्यसभा की सीटें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से 1972 में कौन सा राज्य नहीं बने? 1972 में 3 राज्य बने थे। तो अब आप देखिए कौन राज्य नहीं बना। आप जानते हो त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। मिजोरम राज्य बना कब बना? 1987 में। तो आपका जवाब है 1972 में कौन सा राज्य नहीं बना? मिजोरम 1972 में नहीं बना, 1987 में बना। देखिए त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों राज्यों की जो विधानसभा सीट है वो 60-60 है। तीनों राज्यों की विधानसभा सीट 60-60, तीनों राज्यों की विधानसभा सीट। पहली पहचान 60-60। क्लियर? इन तीनों राज्यों में हाई कोर्ट अपना अपना हाई कोर्ट है। इन तीनों राज्यों की सीमा पर एक एक देश से इनकी सीमा मिलती है, सीमा लगती है। इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पॉइंट आउट हो जाएंगे और आप उन चीजों को आप कर पाओगे। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मेघालय में आप जानते हो मासिन राम सबसे ज्यादा बारिश, मणिपुर की एमसी मैरी कॉम। ठीक है, अब मैं अगर आप कह लगो भाई 3 देश सर कौन कौन से है, त्रिपुरा बांग्लादेश, मणिपुर म्यांमार और मेघालय की सीमा बांग्लादेश, ये म्यांमार, ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ। मिजोरम की सीमा 2 देश। ठीक है, तो इसी तरह आप क्वेश्चन करिएगा 1972 में। और क्या, 1972 में शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में, बहुत सारी बातें। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके रिलेटेड हो सकते हैं। काम ज्यादा जरूर मिलेगा। आप कहोगे सर दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है। दिमाग पे बिना जोर पड़े तैयारी नहीं हो सकती। आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। उठ खड़े होइए और बस ये सोचिए कि एक वैकेंसी चाहिए और वो सिर्फ मेरे लिए है। इस वैकेंसी को मैं लेके रहूंगा, वो मेरे लिए। ये अगर आपने अपने अंदर लगन ले आए तो आपको सिलेक्शन, आपको मैं कह रहा हूं एक जॉब नहीं 10-10 जॉब आपके पास होगी और आप डिसाइड उस वक्त करोगे कौन सी आपको लेनी है, चूज करनी। अब तो मजबूरी, चल भाई जहां जा रहा है, जो आपने सोचा है वो उतनी ही बेहतर जॉब आपकी लाइफ में आएगी। अगला क्वेश्चन, इनमें से भारत का 26वां राज्य कौन बना? अब आप जानते हो ये गोवा भारत का 25वां राज्य था। 25वां राज्य 1987 में। बात होती है ये 3 राज्य बने कब? 2000 में। अब आप जानते हो ये बना 1 नवंबर
ये बना 9 नवंबर और ये बना आपका 15 नवंबर। तीनों की ईयर 2000। अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए। 25वां राज्य आपका गोवा हो गया। 25 से 26, 27 और 28। 26वां राज्य आपका छत्तीसगढ़। 27वां राज्य उत्तराखंड और 28वां राज्य आपका झारखंड। सीधा सिंपल जवाब। अब कहने का मतलब है 26वां राज्य छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य, ठीक है, और 28वां राज्य आपका झारखंड। इनमें से उत्तराखंड की सीमा 2 देशों से लगती है। ठीक है, भारत का 26वां राज्य आपका जवाब है छत्तीसगढ़। क्लियर हो गया भाई। अगला सवाल, संसदात्मक शासन प्रणाली से संबंधित कौन सा कथन गलत है? कहने का मतलब देखिए, संसदात्मक शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फ्रॉम गवर्नमेंट, सीधा सिंपल बात। पहली बात मैंने बोला है, इसमें राष्ट्रपति हो या सम्राट तथा प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। भारत में राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है। राष्ट्रपति क्या होता है? ये राष्ट्रपति तो होता है राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र के नाम से शासन जो होता है वो इसके नाम से, और प्रधानमंत्री जो होता है वो होता है शासनाध्यक्ष। रियल पावर प्रधानमंत्री के पास होती है, या तो राष्ट्रपति हो या सम्राट। आप जानते हो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में क्या है? सम्राट। यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। जो रियल पावर होती है प्रधानमंत्री के पास होती है। अगर बात आ जाए अध्यक्षात्मक शासन की, अध्यक्षात्मक शासन की, वो यहां पावरफुल होगा राष्ट्रपति। जैसे अमेरिका, यूएसए में, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, वहां रियल पावर जो होगी वो राष्ट्रपति के पास होती है। अब अगला है, इसमें कार्यपालिका में देखो, एक बात याद रखिएगा, इसमें 4 पॉइंट करेक्ट है और 1 गलत है। यानी इस प्रणाली में यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। क्लियर? इसमें राष्ट्रपति सम्राट दोनों होते हैं। क्लियर? इनमें कार्यपालिका व्यवस्था पर उत्तरदायी नहीं होती, इसमें कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होती। अब आपके इन 2 में से 1 गलत है। इसमें शक्ति प्रदर्शन का सिद्धांत लागू नहीं होता। शक्ति प्रदर्शन सिद्धांत देखिए लागू कैसे, अब देखो, पावर सेपरेशन थ्योरी। आप देखिए, एक होता है व्यवस्थापिका, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका। कहने का मतलब है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसका काम कानून बनाना, इसका काम कानून
लागू करना, और इसका काम कानूनों की रक्षा करना। आप जानते हो कानून बना दिए किसने? संसद ने। कानून लागू कर दिए किसने? जिसकी सरकार होगी, और सरकार में एक होता है मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और अदालतें। बहुत से आदमी कानून बन गए, लागू भी हो गए, उनको तोड़ते हुए देखो भाई। पहले तो कानून बनाना जरूरी, फिर उन्हें लागू करेगी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ये लागू भी हो गए। बहुत से ऐसे उन कानूनों को तोड़ेंगे भी, उसके लिए क्या है आपका न्यायपालिका, और कानून की रक्षा कौन करती है? अदालत करती है। तो ये तीन चीज, ये तीनों के तीनों इस सिद्धांत में तीनों स्वतंत्र होती है, यानी कोई किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह भी सही है। इनमें जो गलत है वो आपका यो वाला कथन गलत है, ये वाला गलत है। तो आपका जवाब ये है। कार्यपालिका यानी कानून लागू करने वाली के प्रति बनाने वाला जिम्मेदार, ये कानून बनाएगा और ये लागू करेगा। लागू करने वाला बनाने वाले के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये याद रखिएगा, इनमें कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ये संसदात्मक शासन भारत ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। इसमें कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होती है। इस शासन प्रणाली में शक्ति प्रदर्शन का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि यहां पर तीनों स्वतंत्र नहीं है। ये इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। लंबा क्वेश्चन है, बहुत मेहनत के साथ ये सेट किए कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आप इसे समझ सको। तो ये पूरा का पूरा किसी भी पेपर में आ सकता है, और ये अगर आपने कर लिया तो यहां पर प्लस हो सकते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर। भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कितने प्रकार से छोड़ी जा सकती है? आपका जवाब है 3 प्रकार से भारत में नागरिकता छोड़ी जा सकती है। एक अपनी इच्छा से, एक दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, और तीसरा नागरिकता छीन लिए जाने पर। छीन लिए जाने पर। देश के प्रति अनिच्छा दिखाने पर, शत्रु देश की मदद करने पर, एक विदेशी स्त्री या पुरुष से शादी कर लेने पर, या 7 साल देश से लगातार बाहर रहने पर। नागरिकता रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के आधार पर जो नागरिकता हम प्राप्त करते हैं, अगर जिस देश से आए उस देश ने हमें उस व्यक्ति को 2 साल की सजा दे दी, तो उस समय भी नागरिकता छीनी जा सकती है। नागरिकता भारत में है सिंगल सिटीजनशिप। इकहरी नागरिकता केवल देश की नागरिकता है, राज्य की नहीं, और यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और नागरिकता विषय संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय। क्लियर? तो 5 प्रकार से प्राप्त और 3 प्रकार से छोड़ी जा सकती है। पहली ये अपनी इच्छा से, दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, या छीन लिए जाने पर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर इनमें से कौन सा अनुच्छेद स्थगित हो जाता है? यानी कहने का मतलब 3 स्थगित नहीं होते। राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर आपका कौन से स्थगित नहीं होते? 20 स्थगित नहीं होता, 21 स्थगित नहीं होता, और 21A, ये 3 स्थगित नहीं होते। तो इनमें आपका ऑप्शन है कौन सा? अनुच्छेद 19 स्थगित हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 लगने पर। युद्ध, बाह्याक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, 3000 पर राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगती है, और हमारे मौलिक अधिकार स्थगित हो जाएंगे।
कौन से अनुच्छेद में, मैंने आपको बता दिया था पहले, 12 से 35 तक। अनुच्छेद 19 राष्ट्रीय आपातकाल में स्थगित हो जाता है। 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता, 21 और 21A में आप जानते हो ये ऐड किया गया शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 86वां संशोधन 2002। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? किस आर्टिकल को अंबेडकर ने संविधान की सोयल आत्मा कहा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है अंबेडकर ने। इसमें 5 प्रकार की रिट जो याचिकाएं होती है वो। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, कानून की नजर में सभी समान हैं। अनुच्छेद 25 में है धार्मिक, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। और याद रखिएगा, एक धर्म है सिख, कृपाण धारण कर सकता है आर्टिकल 25 के तहत ही। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में। और अनुच्छेद 31 में आप जानते थे क्या था? संपत्ति का मौलिक अधिकार। संपत्ति का मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितने में था? 31 में था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मौलिक अधिकार जो समाप्त हो गया है 44वां संशोधन द्वारा। और आप जानते हो संपत्ति का जो अधिकार हो गया वो कानूनी अधिकार हो गया। और किस आर्टिकल में हो गया? 300 के में। ठीक है भाई। और अनुच्छेद 32 आपका संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये आज के आपके क्वेश्चंस थे। ये उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। जितनी भी वीडियो मेरी आएगी हर सब्जेक्ट की, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इसी प्रकार से आएगी। और सारे क्वेश्चन आपके डिफाइन मैं इसी प्रकार से करूंगा। थोड़ा मेहनत करने का तरीका आपको वही कह रहा हूं कि ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। 15 सवाल अगर ये थे, 15 सवाल नहीं, इसमें बहुत सारे सवाल थे। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखें, समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, समझ में आए तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में कुछ ऐसे बात लिखिए जो अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो वो भी बताइए, हम सुधार करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों को। जय हिंद दोस्तों।